ओके सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज उद्देश सोमन। और आज हम लोग देखने वाले हैं 450 डीएसए के जो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें मॉड्यूल नंबर 3 है स्ट्रिंग्स। और उसके क्वेश्चंस हम लोग आज अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग स्टार्टिंग विद द फर्स्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि हमें एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। तो स्ट्रिंग या फिर ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी लिस्ट में या फिर सेट में होते हैं, उनके लिए पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन रहता है, बिल्ट इन मेथड रहती है रिवर्स करने के लिए। कि जो आप स्लाइसिंग करते हैं उसमें फाइनल इंडेक्स जो है वो आपका वो -1 दे दीजिए। तो वो रिवर्स ऑर्डर में आपकी स्ट्रिंग या फिर आपकी जो भी लिस्ट है उसको कंसिडर करता है। इसका मतलब पहले कोलन का मतलब हो जाता है ऑल एलिमेंट्स। अगर आपने यहाँ पे नंबर स्पेसिफाई नहीं किए हैं इंडेक्स के तो आपके सारे एलिमेंट्स कंसिडर हो जाएंगे। एंड इन स्टेप्स ऑफ -1। तो इन स्टेप्स ऑफ -1 का मतलब पीछे से स्टार्ट करेगा, लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करेगा टुवर्ड्स द फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो बस किसी न्यू आपकी जो भी स्ट्रिंग है उसके आगे इसको कॉल कर दीजिए और उसमें उस स्ट्रिंग को प्रिंट करा लीजिए। तो आपके पास जो भी स्ट्रिंग है आपकी वो आपको रिवर्स होके मिल जाएगी। सेकंड, अगर आपको इसको फंक्शन से बनाना है तो भी आप आपकी जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग को एक किसी वेरिएबल में पास कर दीजिए और उसी वेरिएबल के सामने सेम नोटेशन लगा के उसको फंक्शन के रिटर्न टाइप में डाल दीजिए। तो आपको फिर से वही रिवर्स स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसके बाद चेक वेदर अ स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो पैलिंड्रोम हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि पैलिंड्रोम ये होता है कि अगर उसे हम सामने से देखें या फिर पीछे से देखें तो भी वो सेम रहेगा। तो इसका सिंपल तरीका यही है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है उसको आप रिवर्स कर दीजिए और उसको ओरिजिनल स्ट्रिंग से चेक कर दीजिए। अगर वो रिवर्स करने के बाद सोमन, भी पैलेंड्रोम का एक सिंपल एग्जांपल पहले बता दो। आपको चाहिए तो एक और सेल क्रिएट करके पैलेंड्रोम का एग्जांपल बता दो। हाँ सर, जैसे यहीं पे है हमारे पास एग्जांपल मैडम। तो अगर हम इस वर्ड को पीछे से भी स्टार्ट करें, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो MADAM। अगर हम सामने से स्टार्ट करते तो भी MADAM। तो ये पैलिंड्रोम कहलाएगा कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन से इसको कंसीडर करें, रिवर्स करने के बाद भी वो सेम वर्ड ही रहेगा, तो उसे कहते हैं पैलिंड्रोम। अदरवाइज अगर हम बाकी वर्ड्स को देखें, STRING, अगर आप इसको रिवर्स करेंगे तो GNIRTS, तो वो दो वर्ड अलग अलग होगा, तो वो पैलिंड्रोम नहीं कहलाएगा। बट हमारा जो गिवन एग्जांपल है मैडम वो पैलिंड्रोम है, क्योंकि अगर आप उसको रिवर्स भी कर देंगे, रिवर्स ऑर्डर में भी कंसिडर करेंगे तो भी वो सेम वर्ड ही रहेगा। तो वो पैलिंड्रोम होता है। तो एक सिंपल उसको रिवर्स कर दिया और फिर ओरिजिनल स्ट्रिंग से कंपेयर कर दिया कि ओरिजिनल स्ट्रिंग के इक्वल है कि नहीं है। इक्वालिटी ऑपरेटर लगा के कंपेयर कर लिया। अगर रहेगा तो ट्रू आएगा, नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा। अगर ट्रू है तो यस द स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम प्रिंट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो स्ट्रिंग इज नॉट पैलिंड्रोम। सिंपल क्वेश्चन है ये। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि हमें डुप्लीकेट ढूंढना है कि किस लेटर का डुप्लीकेट है। मल्टीपल डुप्लीकेट्स नहीं देखने, सिंगल डुप्लीकेट भी आ जाए तो चलेगा। एक एक एग्जांपल से समझाओ भाई। हाँ सर, तो जैसे ये फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारी करंट स्ट्रिंग। तो एफ का कोई डुप्लीकेट नहीं है, आई का कोई डुप्लीकेट नहीं है, आर का, एस का कोई डुप्लीकेट नहीं है। जब हम टी पे आते हैं तो टी के यहाँ 3 डुप्लीकेट्स आ रहे हैं। हमको उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इतना बताना है डुप्लीकेट है कि नहीं है, किस किस पर्टिकुलर कैरेक्टर के डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं। तो टी के कर रहे हैं, ए के डुप्लीकेट्स नहीं है, EMP इनके भी डुप्लीकेट्स नहीं है। तो सिर्फ टी इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जिसके डुप्लीकेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ टी को रिटर्न करना है। तो एक हमने लिस्ट इनिशिएट कर दी डुप्लीकेट्स की, और उसमें हम स्ट्रिंग, उस हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसको इटरेट करेंगे। तो हमारी स्ट्रिंग है ये फर्स्ट अटेम्प्ट जो कि दी है, इसमें हम इटरेट करते जाएंगे। और स्ट्रिंग का जो भी कैरेक्टर है, जो भी हमने कैरेक्टर सिलेक्ट करके रखा है स्ट्रिंग में, उसको काउंट करते जाएंगे कि उसके स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर कितनी बार आ रहा है।
अगर वो मोर देन वन टाइम आ रहा है तो हम उसको डुप्लीकेट्स जो हमारी लिस्ट है उसमें अपेंड कर देंगे। तो हमें, तो जब भी हम इसको रन करेंगे तो हमें डुप्लीकेट्स मिल जाएंगे कि कौन कौन से लेटर इसमें डुप्लीकेट हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए एक और डाल दूं, जैसे एफ डाल दूं, तो अभी हमें टी और एफ रिटर्न में मिलना चाहिए। इसको रन किया तो ये हमें एफ और टी मिल गया। तो इस तरह से काम कर रहा है ये। फिर ये एक थोड़ा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, व्हाई स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल इन जावा, इसको मैं लास्ट में लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ कोड टू चेक वेदर वन स्ट्रिंग इज रोटेशन ऑफ अनदर। अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रिंग दी है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल अगर देखें तो ए सी डी हमारे पास स्ट्रिंग है। अगर मैं इस स्ट्रिंग को रोटेट कराता हूँ, अब तो मतलब किसी एक लेटर को, फर्स्ट फर्स्ट लेटर को उठा के लास्ट पे लगा दिया, लास्ट लेटर को उठा के फर्स्ट पे लगा दिया, या फिर एक या दो लेटर्स के साथ ऐसा किया, तो क्या जो सेकंड स्ट्रिंग है उसको हम फर्स्ट स्ट्रिंग का रोटेशन कंसीडर कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए सी डी है, मैंने जो सबसे सामने वाला ए था, अगर मैं इसको यहाँ से हटा के डी के बाद में लगा दूं तो मुझे स्ट्रिंग नंबर 2 मिल जाएगी। तो यस, स्ट्रिंग 2 इज रोटेशन ऑफ स्ट्रिंग 1। तो इसके लिए एक सिंपल अप्रोच हमारे पास ये है कि मैं स्ट्रिंग 1 जो है उसको रेप्लिकेट करा दूं। पहले तो दोनों स्ट्रिंग का साइज चेक कर लेंगे। दोनों स्ट्रिंग का साइज अगर सेम नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है वो एक दूसरे की रोटेशन नहीं हो सकती हैं। तो उस केस में हम जीरो रिटर्न करें, जीरो मतलब फॉल्स। अगर साइज दोनों का डिफरेंट है तो जीरो रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद एक न्यू वेरिएबल बनाया टेम्प, और उसमें स्ट्रिंग 1 दो बार स्टोर कर ली। तो जब हम स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 1 लगाएंगे तो दोनों स्ट्रिंग कंकैटिनेट हो जाएंगी, मतलब आपस में जुड़ जाएंगी, और हमें इस तरह का एक सीक्वेंस मिल जाएगा। जो फर्स्ट स्ट्रिंग थी ए सी डी, वो आपस में जुड़ के ये एक फाइनल सीक्वेंस बन गया जो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। जो भी हमारी स्ट्रिंग 1 है उसके साथ ऐसा होगा। फिर इसके बाद टेम्प, जो स्ट्रिंग 2 है उसके हम काउंट चेक कर लेंगे। पहले हमने सिर्फ पिछले क्वेश्चन में हमने सिर्फ सिंगल कैरेक्टर का काउंट देखा था। इसमें हम पूरी पूरी स्ट्रिंग 2 जो है ए सी डी ए, वो हम चेक कर लेंगे कि क्या ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग इस जो कंबाइंड स्ट्रिंग है, टेम्पररी जो स्ट्रिंग 1 को हमने डबल किया, उसमें एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो हाँ उसका रोटेशन है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो रोटेशन नहीं है। ये एक सिंपल लॉजिक है। ऐसा कैसे होता है, तो आप देख सकते हैं, अगर इसके ए सी डी के हम सारे रोटेशंस निकालें तो वो इस स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं। ए सी डी एक एग्जिस्ट कर ही रहा है, अगर हमने ए को शिफ्ट कर दिया एक पोजीशन से तो ए सी डी ए एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हमने सेकंड ए को भी शिफ्ट कर दिया तो सी डी ए एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हमने अगर सी को भी शिफ्ट कर दिया तो डी ए सी, ये भी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो गिवन स्ट्रिंग है इसमें सारे पॉसिबल रोटेशंस एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारी जो हमारी ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके सारे रोटेशंस इस कंबाइंड स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम जो नेक्स्ट स्ट्रिंग है उसको बस चेक कर लेंगे, अगर ये नेक्स्ट स्ट्रिंग हमारी कंबाइंड स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है तो रोटेशंस एग्जिस्ट करते हैं, और हम ये प्रिंट करा देंगे, अदरवाइज रोटेशन एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्योंकि ए सी डी ए ये रोटेशन हमें इसमें मिल गया, ये देखिए ये ए सी डी ए इसमें मिल गया, तो रोटेशन एग्जिस्ट करता है, और फाइनल हमारा आउटपुट आ गया स्ट्रिंग्स आर रोटेशन ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, राइट अ छोटी सी प्रोग्राम टू ट्रिक चेक। है, स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग जोड़ के उसको चेक करना है। हाँ सर। छोटा सा ट्रिक है, पता होना चाहिए। हाँ, अगर हम दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ देंगे तो जितने भी रोटेशंस के कॉम्बिनेशन, जितने भी पॉसिबल रोटेशंस हो सकते हैं वो हमारे पास जो दोनों स्ट्रिंग्स को जोड़ के बनाया है न्यू स्ट्रिंग उसमें आ ही जाते हैं। तो हम बस सेकंड स्ट्रिंग चेक कर ले, अगर सेकंड स्ट्रिंग उसमें एग्जिस्ट करती है, कोई सबसेट जो उसका है वो सेकंड स्ट्रिंग के इक्वल है, तो वो हम चेक कर लेंगे। अगर आपको सबसेट सबसेट डायरेक्टली चेक नहीं भी करना है तो यहाँ पे काउंट की मेथड लगाइए कि हम काउंट कर लेंगे कि वो स्ट्रिंग अगर उसमें आ रही है तो उसका काउंट कितना है। अगर वो जीरो से बढ़ जाता है तो हमारे पास वो स्ट्रिंग रोटेशन एग्जिस्ट करता है, ये आ जाएगा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, टू चेक वेदर स्ट्रिंग इज वैलिड शफल ऑफ टू स्ट्रिंग्स और नॉट। तो हमारे पास दो स्ट्रिंग्स हैं, हमें चेक करना है कि अगर जो थर्ड स्ट्रिंग दी है हमारे पास, वो पहली दो स्ट्रिंग्स को अगर हम ज्वाइन करके शफल कर दें तो हमें तो वैसा हमें फाइनल शफल मिलेगा कि नहीं। जैसे यहाँ एग्जांपल में हम देखें तो ए बी सी है और ए सी डी है। तो अगर हम इन दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करके शफल कर देते हैं, इन दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर दिया, अब जो न्यू स्ट्रिंग है हमारे पास उसमें इन दो ज्वाइन की हुई स्ट्रिंग्स के जितने कैरेक्टर्स है वो रिपीट होने चाहिए, ऑर्डर कोई भी रहा तो भी चलता है। ये हमें चेक करना है यहाँ पे। तो इसके लिए वापस इसका अगर फंक्शन देखें तो एक हमने इनिशिएट कर दी है डीपी, एक डिक्शनरी है। डीपी हमारी एक लिस्ट है, सॉरी एक डिक्शनरी है जिसमें हम डालते जाएंगे किसी भी लेटर के ऑकरेंसेस को कि वो कितनी बार आ रहा है। तो अगर पहले हमारे इनिशियल केस में जो डीपी डिक्शनरी है वो खाली रहेगी तो ऊपर की कोई कंडीशन नहीं हो, ऊपर की कोई कंडीशन नहीं चलेगी, हम डायरेक्ट इस पे आ जाएंगे इफ की इज नॉट इन डीपी। तो वो एक्स में जो है वो उसकी जो भी लेंथ आ रही है पहले वो कीज असाइन कर देगा डीपी में एक्स वाई एस। इसमें हाँ, इसमें रिटर्न पहले वो चेक कर लिया कि एक्स वाई एस मतलब लास्ट एलिमेंट पे तो हम नहीं आ गए, लास्ट एलिमेंट तो वो लास्ट केस रहेगा। अगर लास्ट एलिमेंट पे नहीं आए हैं, अगर हम स्ट्रिंग एस के लास्ट एलिमेंट पे नहीं आए हैं बट एक्स और वाई का लास्ट एलिमेंट आ गया है तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। और फाइनली ये एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, आपकी जो भी कीज हैं वो सेट हो जाएंगी एक्स वाई एस। जो डिक्शनरी कीज होती हैं वो अ, ये जो हम लोग स्ट्रिंग्स पास कर रहे हैं वो सेट हो जाएंगी। अगर की नॉट इन डीपी, अगर वो की अभी सेट नहीं हुई है तो ये कंडीशन को चेक करेगा कि उसकी जो लेंथ है वो वो एग्जिस्ट करती कि नहीं, मतलब वो लिस्ट अभी खाली तो नहीं हो गई है। और जो एस एक्स जो हमारा एस जो फाइनल कंबाइंड शफल है वो, और जो दो में से गिवन एक स्ट्रिंग है वो, उसका उन दोनों के लेटर सेम आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, मतलब ये फॉल्स आ जाएगा। और इसको चेक करेगा कि, और वापस से इस फंक्शन को फिर से कॉल कर लिया है, इसको वापस से चेक करेगा फर्स्ट एलिमेंट से। अभी हम लास्ट एलिमेंट के लिए चेक कर रहे थे, फिर इसको फर्स्ट एलिमेंट से चेक करना चालू करेगा। ऐसे वो बार बार असाइन करके आपका सिर्फ शफल चेक कर लिया कि आपने ये जो शफल बनाया है दोनों कंबाइंड का, उसमें सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं और उनके सारे काउंट्स आ रहे हैं कि नहीं, ये वो अपडेट करता जाएगा। तो आपको फाइनली अगर शफल आ जाता है तो आपकी ये कंडीशन कभी आएगी ही नहीं कि लास्ट एलिमेंट स्ट्रिंग का लास्ट जो फाइनल आपकी शफल स्ट्रिंग है उसका लास्ट एलिमेंट आ गया लेकिन आपकी इनपुट स्ट्रिंग्स का लास्ट एलिमेंट नहीं आया, ऐसी कंडीशन आएगी ही नहीं। तो ट्रू रिटर्न हो जाएगा। बट अगर ऐसी कंडीशन आ गई तो इसका मतलब वैलिड शफल नहीं है और वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। उमर, इसका जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, तो इसका जो आपने समझा है इसको ऊपर ऊपर से, मतलब सिर्फ हाई लेवल इसका लैंग्वेज में एल्गोरिदम समझा दो, मतलब देन पीपल इट विल गाइस विल बी फाइंड इट इजी टू फॉलो द कोड। ऊपर ऊपर से एक बार जरा एल्गोरिदम समझा दो इसका अच्छा, एक बार और। तो अगर हमें इसको देखना है कि ये गिवन स्ट्रिंग जो है वो ऊपर दी हुई स्ट्रिंग्स का वैलिड शफल है कि नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। ये जो पहले एक्स के पॉइंट को पकड़ लिया, वो चेक किया इसके अंदर है कि नहीं और उसको डिक्शनरी का की बना दिया तो वो वैल्यू चेक नहीं होगी, मतलब नेक्स्ट इटरेशन में चेक नहीं होगी। फिर उसके बाद वाई के साथ भी सेम किया,
तो वो अगर वैल्यू इसमें है, जो गिवन स्ट्रिंग है उसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो वो भी की सेट हो जाएगी, वो भी वैल्यू नेक्स्ट टाइम चेक नहीं होगी। उसी तरह आपके बाकी के जो सारे हैं वो हर इटरेशन में चेक होते जाएंगे कि क्या वो आपकी फाइनल जो शफल वाली स्ट्रिंग है उसमें एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो उनको सेट कर दिया जाएगा। अगर ये तब तक चलेगा जब तक इनकी लेंथ जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाती है। अगर मान लीजिए इन दोनों में अभी एलिमेंट बचे हैं बट ये स्ट्रिंग खत्म हो जाती है, तो आप फॉल्स दे दीजिएगा। अगर सारे एलिमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाते हैं और हमारी जो चेक करने वाली कंडीशन है कि कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो वो चेक हो जाती, तो उसको आप फाइनली प्रिंट करा सकते हैं। मतलब हाँ, तो उसमें वही प्रिंसिपल है कि आप जो एक एलिमेंट लेते हैं उसको की बना दो डिक्शनरी का, हाँ। और वो डिक्शनरी की जो है डुप्लीकेट तो होती ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट विल नॉट बी रीचेक। और हाँ। इस तरह से आप जरा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। काउंट एंड से प्रॉब्लम, इसको अभी मैं स्किप करूंगा। और फिर हमारे पास है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इन अ स्ट्रिंग। तो जैसे अभी मैंने पैलिंड्रोम बताया, वैसे ये हो सकता है कि हमें कोई स्ट्रिंग दी हो, उसके अंदर पैलिंड्रोम एग्जिस्ट कर, पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम ना हो बट उसका कोई सबसेट जो हो वो पैलिंड्रोम हो। तो हमें ऐसा सबसे लंबा जो पैलिंड्रोम निकाल सकते हैं किसी स्ट्रिंग में से, वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम, जैसे यहाँ हम गीक्स फॉर गीक्स में आते हैं, तो ये लास्ट का जो फॉर है, इसका इसका तो कुछ नहीं हो रहा है। बट अगर हम ये सबसेट देखें इसका, स्ट्रिंग का, तो ये पैलिंड्रोम बन सकता है, ये पैलिंड्रोम बन सकता है, तो हम इसको प्रिंट करा देंगे और इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। ये एल्गोरिदम है कि आपको फर्स्ट एलिमेंट चेक कीजिए, लास्ट एलिमेंट चेक कीजिए, पैलिंड्रोम नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद इस इधर से लास्ट एलिमेंट को चेक कीजिए फर्स्ट एलिमेंट के साथ, अगर नहीं है तो फर्स्ट इधर से भी फर्स्ट एलिमेंट को छोड़ दीजिए। सेकंड एलिमेंट्स को आप चेक करते जाएंगे, सेकंड एलिमेंट अगर पैलिंड्रोम नहीं है, दोनों सेकंड एलिमेंट सेम नहीं, दोनों सेकंड एलिमेंट सेम है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप अंदर का चेक करते जाएंगे। हमने ऊपर जो पैलिंड्रोम वाला कंडीशन निकाली थी, उसी का उसी का एक एक वेरिएबल के इटरेट कर रहे हैं। पहले हमने डायरेक्ट पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया था, यहाँ हमको एक एक वेरिएबल के ऊपर इटरेट करके देखना है। तो इसके लिए इसकी लेंथ निकाल ली, मैक्स लेंथ, और सबस्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ वन, मतलब हमारी जो मिनिमम सबस्ट्रिंग है वो तो लेंथ वन की बननी चाहिए। हम मतलब कोई नल एलिमेंट कंसीडर ना करें, इसलिए मैक्स लेंथ वन स्टार्टिंग केस है, हमारा बेस केस है, और स्टार्टिंग पोजीशन को 0 रख दिया है। अब हमारा जो ये लूप है वो स्टार्ट पोजीशन कैलकुलेट कर, हमारी जो ये सबस्ट्रिंग निकली है, जब हम कैलकुलेट करें जो प्रोग्राम चलेगा इस हिसाब से कि ये जो हमारे पास पैलिंड्रोम आ रहा है उसके स्टार्ट को कैलकुलेट करेगा और उसके एंड को कैलकुलेट करेगा। ये इस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो स्टार्ट अभी इनिशियली हमने 0 रखा है और एंड को नहीं रखा है। स्टार्ट हमने लिया तो पूरे लूप के ऊपर चला दिया, और फिर नेक्स्ट एलिमेंट से एंड ऑफ लूप तक के एक और लूप लगाया, और फ्लैग को अभी 1 रखा है। फ्लैग एक टेम्पररी वेरिएबल है, यस और नो के लिए, टेम्पररी बाइनरी वेरिएबल है। पैलिंड्रोम चेक किया हमने कि अगर हमारे पास के इन रेंज 0 टू हाफ प्लस 1, हम हमारा जो फर्स्ट हमारे जो एलिमेंट्स हैं उसमें इसको चेक करेंगे जीरोथ एलिमेंट से लेके फर्स्ट कितना जे माइनस के, तो जे माइनस के आपका जो भी केथ एलिमेंट चल रहा है, तो लास्ट से उतने एलिमेंट छोड़ के, मतलब अगर आप फर्स्ट सेकंड एलिमेंट ले रहे हैं तो पीछे से भी आप सेकंड लास्ट एलिमेंट लेंगे, ऐसा उसको चेक करते जाएगा। अगर वो इक्वल नहीं है तो 0 ले लेगा। मतलब आप पहले चेक पैलिंड्रोम की जो कंडीशन है उसमें फ्लैग को 0 कर देगा।
और फाइनली इफ फ्लैग नॉट इक्वल टू जीरो, फ्लैग नॉट इक्वल टू जीरो मतलब पैलिंड्रोम है और जो आपकी गिवन लेंथ है वो मैक्स लेंथ से बड़ी है, जो आपका गिवन जे माइनस आई माइनस वन, तो ये डायरेक्ट जो भी आप पॉइंट्स को कंसिडर कर रहे हो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो भी कंसिडर कर रहे हो उसकी लेंथ कैलकुलेट कर ली है, फाइनल एंड पॉइंट और प्लस वन, क्योंकि जीरो इंडेक्सिंग है इसलिए प्लस वन कर दिया। तो अगर वो एग्जिस्टिंग मैक्स लेंथ से बड़ी है तो उसको अपडेट कर देंगे। स्टार्ट की पोजीशन को हमने शिफ्ट कर दिया, स्टार्ट की पोजीशन जो भी अभी करंट जो पैलिंड्रोम सिलेक्टेड है उसकी जो फर्स्ट पोजीशन है उसको स्टार्ट दे दिया, और मैक्स लेंथ अभी जो करंट लास्ट पॉइंट है उसको दे दिया। और उसके बाद इसको हम जब बार बार इटरेट करते जाएंगे तो हमें फर्स्ट और लास्ट का एक फाइनल वैल्यू मिल जाएगी, मैक्सिमम मैक्सिमम जो लेंथ हो सकती है किसी एग्जिस्टिंग पैलिंड्रोम की, उसके हमें फर्स्ट और लास्ट पॉइंट मिल जाएगा और उसको हम प्रिंट करा देंगे। तो लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम इज, तो इसमें स्ट्रिंग का उतना पार्ट और मैक्स लेंथ जो हमारी आ रही वो, तो ये उसके लिए ऊपर एक छोटा सा प्रोग्राम दिया। तो सिंपल स्ट्रिंग को उस पॉइंट से जो आपका स्टार्टिंग टू एंड पॉइंट है वहां तक के प्रिंट कराता है और सोमोनी, ये भी जो फाइनली है एक, मीडियम मीडियम टफ की कैटेगरी में है, तो इसका भी एक बार ऊपर ऊपर से प्रिंसिपल और ये बता दो, रिपीट कर दो। ठीक है। प्रिंसिपल और एल्गोरिदम क्या यूज किया उतना ही रिपीट कर दो, एक आध 2 मिनट में, और आगे बढ़ो। अच्छा, तो जैसा मैंने जैसे पहले ही बताया कि आपको मैक्सिमम चेक करना है, तो मैक्सिमम हमारा कोई भी एग्जिस्टिंग मैक्सिमम ये हो सकता है कि पूरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम निकले। तो मैक्सिमम में बिल्कुल स्ट्रिंग का फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आप चेक कर लीजिए। अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो उन दोनों को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट पॉइंट को चेक कीजिए। अगर वो इक्वल आ रहे हैं, ये जो चेकिंग है वो हम पूरी स्ट्रिंग की करेंगे, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट से लेके हाफ पॉइंट तक के हम चेक करते जाएंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो हम इन पॉइंट्स को ड्रॉप करते जाएंगे, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ेंगे। उसकी अगर लेंथ, अगर वो पैलिंड्रोम नहीं है तो हम नेक्स्ट बढ़ते जाएंगे उसकी, और फिर इसकी जो भी लेंथ आ रही है वो मैक्स लेंथ में हम अपडेट करते जाएंगे। मैक्स लेंथ अपडेट करते जा रहे हैं। जैसे ही हमें फाइनल पैलिंड्रोम मिल गया कि हम इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं आ सकते, तो हम इस जैसे हमें ये, हमने फिर ऐसे इटरेशन आते आते हम जी तक आए, तो यहाँ जी पे हमें मिल रहा है कि ये पैलिंड्रोम बन भी रहा है और इसकी मैक्स लेंथ भी आ रही है। तो ये इसकी मैक्स लेंथ सेट हो जाएगी, इसकी जो भी लेंथ है 10 लेंथ है अभी, तो वो 10 लेंथ सेट हो जाएगी। उसके बाद लूप चलता रहेगा, लूप अंदर भी चेक करेगा। इस कंडीशन पे हम चाहे तो ब्रेक दे सकते हैं, बट अभी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में तो वो चल रहा है अंदर तक के। तो लूप अंदर चलता रहेगा, इनको कैलकुलेट करेगा पैलिंड्रोम है कि नहीं। अगर ये पैलिंड्रोम है तो इनकी लेंथ को अपडेट करता जाएगा। तो अगर लेंथ मैक्सिमम है, अगर लेंथ बड़ी है एग्जिस्टिंग लेंथ से तो ही अपडेट होगी, अदरवाइज अपडेट नहीं होगी। तो हमें जो फाइनल लेंथ मिलेगी वो मैक्सिमम लेंथ रहेगी। ये है इसका एल्गोरिदम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लॉन्गेस्ट रिकरिंग सबसीक्वेंस इन अ स्ट्रिंग। तो सबसीक्वेंस ये होता है आपके स्ट्रिंग में जितने भी कैरेक्टर्स अवेलेबल हैं। जैसे ये स्ट्रिंग है आपकी ए ए बी बी, तो इसमें कितने सबसीक्वेंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। सबसीक्वेंस एक हो सकता है कि ए ले लिया, सबसीक्वेंस ए हो सकता है, बी बी बी, ए बी, ए बी बी, और जो पूरी स्ट्रिंग है ए बी बी। तो ऐसे हमारे पास कई सारे सबसीक्वेंस हो सकते हैं। तो हमें ऐसा सबसीक्वेंस फाइंड करना है जिसकी लेंथ मैक्सिमम हो, वो सबसीक्वेंस और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये हमें फाइंड करना है। तो इसमें अगर हम आए तो एक पहले एरे बना दिया, एक एरे बना दिया जिसमें जीरो फॉर, मतलब जितने सबसीक्वेंस बन सकते हैं वो अभी वो और उनकी करंट वैल्यू जीरो रखी है। तो ये एक मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसमें कोई भी सबसीक्वेंस का नंबर और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है वो स्टोर होगा। फाइनली आई इन रेंज,
1 to n+1। तो हम इसको चलाएंगे, लूप को चलाएंगे तो स्ट्रिंग में जो i-1 इंडेक्स है, ये 1 to n+1 लिया है। अगर आप 0 ले लेंगे, 0 to n ले लेंगे तो ये i-1 नहीं करना पड़ेगा। आप जो भी स्ट्रिंग है उसके लास्ट एलिमेंट को तब अपडेट करेंगे जब i=j रहे। इसका एक बेटर इस अप्रोच की बजाय एक बेटर अप्रोच ये हो सकती है कि आप सारे सबसीक्वेंस निकालें, उनको डिक्शनरी में की बना दे, और अगर कोई रिपीट हो रहा है तो उसके रिपीट का आप काउंट बढ़ा दे उस की के सामने। हमारी की जो वैल्यू डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर्स रहती है ना, उसको आप एक से उसको आप इंक्रीमेंट करते जाएं। अगर वो आपको रिपीटेशन मिल रहे हैं तो एग्जिस्टिंग 1 रख दीजिए, और अगर वो दोबारा रिपीट कर रहा है तो उसमें +1 कर दीजिए। तो आपको लार्जेस्ट सब्सिक्वेंस मिल जाएगा कि आप की लेंथ निकाल लेंगे तो आपको लार्जेस्ट सब्सिक्वेंस मिल जाएगा, और उस लार्जेस्ट सब्सिक्वेंस में कितने रिपीटेशंस आ रहे हैं वो आप की वैल्यू से निकाल सकते हैं। ये एक सिंपल तरीका है इसका। यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका यूज किया है डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, तो आई एम स्किपिंग ओवर इट। ये जो मैंने डिक्शनरी के थ्रू की वैल्यू पेयर्स वाला बताया वो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट ऑल सब्सिक्वेंस ऑफ अ स्ट्रिंग। तो ये भी सिंपल है कि आपके पास कोई एक गिवन स्ट्रिंग है, ये ABCD, तो इसमें कितने पॉसिबल सब्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो ABCD, ABC, ABD, ऐसे जितने पॉसिबल सब्सिक्वेंस हैं वो आपको प्रिंट कराने हैं। ये सब्सिक्वेंस यूनिक रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपकी लेंथ 0 नहीं है, लेंथ अगर 0 रही तो ऑब्वियसली आपके सब्सिक्वेंस नहीं बन सकते, और हम इस जो प्रिंट सब्सिक्वेंस हमारा फंक्शन है उसको बार बार कॉल करेंगे। तो हमने एक इनपुट पॉइंट, जो हमारा स्ट्रिंग का एक पॉइंट है वो फिक्स कर लिया, और उस फिक्स पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम इटरेट कराते जा रहे हैं। तो जैसे इसमें अगर मैं समझाऊं तो आपका पहले ए सिलेक्ट हुआ, ए के बाद आपके पास पूरी स्ट्रिंग BCD आ सकती है, ए के बाद आपके पास पूरी स्ट्रिंग BCD आ सकती है, वो होगा। उसके बाद वो दोबारा उस मेथड को कॉल करेगा, दोबारा मेथड को कॉल करेगा, तो वो क्योंकि दोबारा मेथड को कॉल करेगा तो जो अभी न्यू स्ट्रिंग जा रही है वो BCD जा रही है, तो बी को फिक्स कर देगा, सी और डी को उसमें पास करेगा। और ऐसे आप रिपीटेटिवली अगर इसमें ज्वाइन करते जाएंगे तो आपको रिटर्न में जो आपकी स्ट्रिंग है वो मिल जाएगी। तो रिकर्शन का प्रॉब्लम है, राइट? हाँ सर। हाँ, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत होते हैं। हम्म। इसके बाद प्रिंट ऑल परम्यूटेशंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। तो आपके पास अगर कोई भी स्ट्रिंग है तो आप उसके कितने परम्यूटेशंस बना सकते हैं, मतलब उसी के जितने एलिमेंट्स हैं उनको आपस में पोजीशन चेंज कर करके आप कितने ऐसे परम्यूटेशंस बना सकते हैं। तो उसके लिए ये परम्यूटेशन वाला है कि अगर ये एल्स कंडीशन से देखते हैं कि आपने जो भी आई इन रेंज L2 R ++1, तो हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग ये है, और हमारी करंट जो पोजीशंस हैं वो 0 और n-1 है। तो L की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पे वजह आ जाएगी n-1, तो n-1 2 3 आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू 3 तक की इटरेट होगा। तो A(L) और A(I) इनको एक्सचेंज करके देखेंगे, जो हमारी करंट एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उनको आपस में एक्सचेंज करेंगे, और फिर हमारी जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उसके साथ जोड़ के देखेंगे। फिर फिर उसके बाद उसको दोबारा परम्यूटेशन कॉल करेंगे, वापस से किसी और एलिमेंट को सिलेक्ट करके बाकी के जो दो हैं उनको आपस में स्वैप करके जोड़ के देखेंगे। तो इसको अगर मैं समझाऊं तो हमने पहले ए को सिलेक्ट कर लिया,
उसके बाद बी एंड सी है तो पहला प्रिंट तो वही आ गया। उसके बाद बी और सी को उसने आपस में स्वैप किया। ये जो स्टेप है इसमें उसने बी और सी को आपस में स्वैप कर दिया, तो एक परम्यूटेशन हमें ये मिल गया। और फिर उसने जो ए और बी था, ए और बी को आपस में स्वैप कर दिया। ए और बी को आपस में स्वैप कर दिया तो हमारा एक परम्यूटेशन ये मिल गया। और फिर बी को फिक्स रख के सी और ए को स्वैप कर दिया तो एक परम्यूटेशन ये मिल गया। रिकर्शन का यूज करके वो इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करते जा रहा है। फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने बी और सी को स्वैप कर दिया। वापस से जब लूप इटरेट होगा तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, तो बी और सी आपस में स्वैप हो जाएंगे तो आपको एक परम्यूटेशन ये मिल गया। और लास्ट में फिर से ये वाली स्टेप एग्जीक्यूट होगी, तो बी और ए आपस में स्वैप होंगे तो आपको ए और बी मिल जाएगा। नहीं सुमन, इसमें मेरे को ये बोलना है कि रिकर्शन का मतलब मेरा ख्याल है ये होता है कि जो फंक्शन हम ऊपर बना रहे हैं उसी को वापस कॉल करना। तो हाँ इसमें सर, ऐसा तो नहीं है, तो ये रिकर्शन का ये है प्रॉब्लम ना नहीं सर, है। ये है ना सर, ये हमने जो परम्यूट लगाया ना, इसको हमने हाँ इस स्टेप में वापस हाँ, कॉल यस किया है। यस, इट इज रिकर्शन प्रॉब्लम, राइट। तो जब हमारा पहला प्रिंट हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। जब हमारा सेकंड प्रिंट बनता है, सेकंड प्रिंट होने के बाद वो उसको परम्यूटेशन में वापस पास करके एक बार एक्सचेंज कर देता है और फिर दोबारा से प्रिंट करता है। परम्यूटेशन को यहाँ पे जो सेकंड टाइम कॉल किया है उसमें आपका जो हाँ ठीक है, ठीक। फर्स्ट एलिमेंट्स में स्वैपिंग हो रही है वो परम्यूटेशन कॉल करने पे होती है। ठीक है, आगे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट है, इसका एक और आई थिंक सॉल्यूशन दिया है कि ये सिंपल फॉर लूप लगा के, ये रिकर्शन से नहीं किया है। तो आपका जो कैरेक्टर एरे है उसमें रिकर्सिवली सारी वैल्यूज को ऐड किया है। तो पहले आपने किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद सारी वैल्यूज को उसमें डाला, फिर दूसरे पॉइंट को सिलेक्ट किया, उसमें सारी वैल्यूज को डाला। ऐसा हम, और इसको स्लाइसिंग के थ्रू ऑपरेट किया। तो वो स्लाइसिंग इंडेक्सेस आपको, जो आपका गिवन स्लाइसिंग इंडेक्सेस का लॉजिक आपको बनाना पड़ेगा जो आपका गिवन प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग। फिर स्प्लिट बाइनरी स्ट्रिंग इनटू टू स्ट्रिंग्स विथ इक्वल 0 and 1। तो इस क्वेश्चन में हमें एक्चुअली फाइंड करना है कि जो हमारी सब स्ट्रिंग्स बन सकती हैं इक्वल 0 and 1 को लेके। तो यहाँ पे अगर मैं कंडीशन इस क्वेश्चन में आऊँ तो इसमें मैं ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता हूँ। ऑर्डर मुझे सेम लेना है, जो भी स्ट्रिंग का है उसी ऑर्डर में इक्वल नंबर ऑफ 0 and 1 कि मैं कितनी सब स्ट्रिंग्स बना सकता हूँ ये कैलकुलेट करना है, और उनकी लेंथ क्या रहेगी। तो जैसे मैं इस क्वेश्चन में आया तो यहाँ थ्री सिलेक्ट हो गए, 3 zeros एंड 3 ones का एक कॉम्बिनेशन मिल गया, ये एक मेरी सब स्ट्रिंग हो सकती है। फिर मैं फर्स्ट जीरो कंसीडर ना करके सेकंड पे आऊं, सेकंड पे आऊंगा तो फिर ये एक सबस्ट्रिंग ये बन गया कि सिंगल वन, और इतने जीरोस को, सिंगल वन, 2 zeros and 1, तो ये 2 1 और 2 zeros का एक स्ट्रिंग बन गया। फिर जीरोस को लेके अगर मैं आऊं तो ये थर्ड बन गया, इस जीरो को मैंने स्किप किया तो फोर्थ। ऐसे करते करते मैं कितने बना सकता हूँ। तो इसके लिए प्रोग्राम है कि हमने जो जीरो का काउंट है वो और 1 का काउंट है वो, उसको बेस के 0 पे रखा है। और जो हमारा फाइनल काउंटर है कि ऐसी कितनी स्ट्रिंग्स बन सकती हैं उसका काउंट 0 पे रखा है। फॉर इसको हम लोग फॉर लूप में लगाएंगे। तो अगर स्ट्रिंग 0 है तो 0 काउंट बढ़ाते जाएंगे, अगर स्ट्रिंग 1 है तो 1 का काउंट बढ़ाते जाएंगे। और अगर फाइनली हमारा दोनों का काउंट इक्वल होता है, जीरोस का काउंट और 1 का काउंट इक्वल होता है, तो हम मान लेंगे कि हाँ वहां पे सबस्ट्रिंग बन सकती है और उसका एक काउंट हम बढ़ा देंगे +1 करके। काउंट में जो फाइनली हमारा सबस्ट्रिंग्स का काउंट है उसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे। और फाइनली जो हम जितना ये इसकी वैल्यू जहां तक भी जाएगी, जितना हमें काउंट मिलेगा उसको हम फाइनल ले लेंगे। तो एक बार इसमें भी अगर बताऊं तो ये इटरेट होता रहेगा।
जीरो के ऊपर जा रहा है, जीरो का काउंट उसने ले लिया, तो वो हो गया उसके पास वन। अभी काउंट जीरो वन है हमारे पास, फिर काउंट वन वन हो गया, ठीक है, ये इक्वल हो, ये दोनों इक्वल हो गए तो एक काउंट जुड़ गया, तो वन सबस्ट्रिंग बन गई। फिर उसके बाद नेक्स्ट पे गया जीरो, तो अभी जीरो, एक मिनट सॉरी, अभी जीरो का काउंट टू हो गया, जीरो का काउंट टू हो गया, वन का काउंट नहीं है तो वो छोड़ देगा वन। फिर गया जीरो काउंट थ्री हो गया, वन का काउंट अभी भी वन है। फिर वन पे गया तो वन का जीरो का काउंट अभी थ्री है, वन का काउंट टू है, अभी भी छोड़ देगा। अब जीरो का काउंट थ्री हो गया, वन का काउंट भी थ्री हो गया, तो अब एक काउंट बढ़ा देगा, काउंट अब हमारे पास टू हो गए हैं। जो फाइनल नंबर ऑफ सबस्ट्रिंग्स का काउंट है वो अब हमारे पास टू हो गए हैं। फिर जीरो का काउंट किया, जीरो का काउंट बढ़ेगा क्योंकि जीरो आया है, तो जीरो अब हमारे पास फोर हो गए, काउंट अभी भी काउंट ऑफ वन अभी भी थ्री है। फिर वन आ गया तो काउंट ऑफ वन भी फोर हो गया, जीरो काउंट फोर, वन का काउंट फोर, तो ये एक हमारे पास ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो फिर काउंट वन वापस से काउंट जो फाइनल काउंट है सबस्ट्रिंग्स का वो एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, थ्री हो गए। फिर उसके बाद जीरो छोड़ देगा, जीरो का एक इंक्रीमेंट हुआ, वन का भी एक इंक्रीमेंट आ गया, वन और जीरो इक्वल हो गए, तो फाइनली उसको भी कंसिडर कर लेगा, तो एक काउंट और बढ़ जाए। तो ऐसे हमारे पास जो फाइनल काउंट की वैल्यू, सबस्ट्रिंग काउंट की वैल्यू थी वो फोर तक चली गई, उसी को इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट काउंट देके प्रिंट करा दिए फोर। अगर मान लीजिए कि ऐसा ऐसा हमारा मतलब काउंट जीरो इक्वल टू काउंट वन वाली कंडीशन हमारी बनती ही नहीं है, तो ये काउंट जीरो ही रह जाएगा, ये जो फाइनल सबस्ट्रिंग्स का काउंट है वो जीरो ही रह जाएगा, उस केस में नेगेटिव वन मतलब पॉसिबल नहीं है। ये इजी था। ये वर्ड रैप प्रॉब्लम को अभी मैं स्किप कर, एडिट डिस्टेंस को मिस कर रहा हूँ। फिर फाइंड द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर विथ सेम सेट ऑफ डिजिट्स। तो हमारे पास कोई भी एक नंबर दिया है, उसमें हमें नेक्स्ट ग्रेटर नंबर देना है विथ सेम सेट ऑफ डिजिट्स। तो इसका एग्जांपल है ये 534976। इसमें हमें इससे नेक्स्ट ग्रेटेस्ट देना है जो कि इनसे बन सकता है। मैं 67 नहीं कर सकता, वो छोटा हो जाएगा। मैं इसको कोई असेंडिंग ऑर्डर नहीं कर सकता ना, नहीं बस सुमन, ये। प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार और रिपीट करो, तुम्हारा वॉइस है ना बराबर नहीं आया था उस समय अच्छा, जब तुम समझा रहे थे। तो जैसे हमारे पास कोई भी नंबर दिया है, जैसे ये नंबर का एरे दिया है, वो एक सिंगल नंबर ही बनता है 534976। तो जैसे ये नंबर दिया है, तो इसमें हमें ऐसा नेक्स्ट नंबर ढूंढना है जो इससे जस्ट बड़ा हो, वो भी सेम। तो सेवन सेवन नहीं कर सकते, हमें सेम डिजिट जो हमारे पास गिवन डिजिट्स हैं उन्हीं से नेक्स्ट ग्रेटर नंबर बनाना है। तो नेक्स्ट ग्रेटर नंबर क्या रहेगा, तो ऑब्वियसली सेवन के बाद सिक्स जो आ रहा है उसको हमें इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। बट अगर हम सेवन नाइन को यहाँ ला देते हैं, तो वो तो हमारे पास 79 हो जाएगा, बट यहाँ पे 900 की जगह 676 हो गया, तो वो कम हो गया। तो ऐसे करते करते हमें उसको इस तरह से अरेंज करना है कि हमारा जो नेक्स्ट नंबर है वो एग्जिस्टिंग नंबर से बड़ा हो और इन्हीं नंबर के कॉम्बिनेशन से बना हो, ऐसा हमें नंबर फाइंड करना है। तो इसके लिए नेक्स्ट परम्यूटेशन लूप में आएंगे। इसमें एन जो है वो लेंथ ऑफ एरे निकाल लिया। अगर आप इसको एज अ स्ट्रिंग पास करते तो आपको उसको एज एन एरे कन्वर्ट करना पड़ जाएगा, एज एन एरे या फिर एज अ लिस्ट कन्वर्ट करना पड़ जाएगा। और जितने भी, क्योंकि अगर हम स्ट्रिंग पास करेंगे तो वो स्ट्रिंग आइटम्स रहेंगे, उनको उसको टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इंट जो फंक्शन रहता है उसमें पास करके उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बट अभी क्योंकि हमने डायरेक्ट लिस्ट ले ली है इंटीजर्स की, तो अभी हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो while k इक्वल टू जीरो, अगर ये जो k की वैल्यू है, जो नेक्स्ट आइटम है वो अगर इससे छोटा आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम ब्रेक कर देंगे, k की वैल्यू कम कर देंगे। k का जो लूप है उसको हम चलाते जाएंगे n-2 मतलब सेकेंड लास्ट एलिमेंट तक के
और इसमें वापस से +1 डालिए, मतलब लास्ट एलिमेंट तक की चला रहा है। तो जब तक के ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको मतलब हमारा एरे जो लूप है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है। तो अगर सेकंड लास्ट एलिमेंट से छोटा है तो ब्रेक हो जाएगा वो, और के की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि हमारे जो गिवन एलिमेंट है, लास्ट एलिमेंट है, उसके पहले कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इससे छोटे हैं। 6 से छोटे कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो ये 3 एलिमेंट, तो वो के की वैल्यू 3 होगी, ऐसा हमें पता चल जाएगा। वो वैल्यू को अगर वो वैल्यू को अगर हमने पास किया, अगर के 0 से बड़ा आ रहा है, मतलब उससे एग्जिस्ट कर रहा है इस तरह का कि उससे छोटी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं, वो हमारे काउंट में आ गई हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट एरे में पास कर जो हमारा एरे है उसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर दिया। अब ये जो उल्टा एरे है इसके ऊपर ऑपरेशन देखते हैं। तो फाइंड द फर्स्ट ग्रेटेस्ट एलिमेंट देन एरे के फ्रॉम द एंड ऑफ लिस्ट। तो एंड ऑफ लिस्ट में जो हमारा एग्जिस्टिंग एलिमेंट है उससे बड़ा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, उसको फाइंड करेंगे। अगर ऐसा एलिमेंट मिल जाता है तो फॉर लूप को ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करते टाइम जो हमारी एल की वैल्यू रहेगी वो हम एल की वैल्यू रहेगी वो हमें मिल जाएगा कि वो कौन सा ऐसा इंडेक्स है जिसके ऊपर करंट वैल्यू से बड़ी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। उनको हमने आपस में स्वैप कर दिया, और जो एरे है उसको वापस से रिवर्स कर दिया। हमने रिवर्स इसलिए किया था ताकि हमारे जो छोटे वैल्यूज हैं वो जो सॉरी छोटे बोल रहा हूँ, बड़े वैल्यूज हैं वो स्वैप हो, इसलिए हमने रिवर्स किया था। यहाँ पे वापस से रिवर्स करके हमने एरे को वापस सीधा कर लिया। ये पहली वाली स्टेप में वो एक बार रिवर्स हो चुका है, इस स्टेप में वो वापस से सीधा हो गया स्वैप होने के बाद। स्वैप होने से हमारा जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। ऐसा फॉर लूप में चलता जाएगा जब तक हमारा नेक्स्ट इटरेशन बन नहीं जाता। तो नेक्स्ट इटरेशन बन जाएगा इस तरह से। जैसे 6 है तो 6 पहले अपने 6 पहले 9 के साथ स्वैप हो जाएगा, इन्वर्टेड एरे में, उल्टे एरे में। 6 पहले 9 के साथ स्वैप आएगा, हो जाएगा, 9 इधर आ गया, फिर 6 इधर आ गया, 6 अपने लेफ्ट में चेक करेगा, यहाँ पे 4 है उसके साथ स्वैप होगा, इन्वर्टेड एरे 4 के साथ स्वैप हो गया। अभी ये जो गिवन वैल्यू है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू हमें मिल गई है, तो आगे इसको इटरेट और करने की जरूरत नहीं, हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। लूप ब्रेक हो गया तो हम ऑब्वियसली बाहर आ गए, हमें फाइनल एरे मिल जाएगा। रोमन, इसमें प्रोग्रामिंग पार्ट तो ठीक है, इसमें ये बताओ कि इसमें मैथमेटिकल प्रिंसिपल या एल्गोरिदम क्या यूज हुआ है नेक्स्ट ऐसा नंबर निकालने के लिए जो कि उन्हीं डिजिट से मिलके बना हो। तो नेक्स्ट में इसमें मैथमेटिकल प्रिंसिपल या मैथमेटिकल एल्गोरिदम कौन सा यूज हुआ है, ये बताओ तो थोड़ा इजी पड़ेगा वैसे सर है टफ वो प्रॉब्लम। मुझे आई थिंक मैथमेटिकल एल्गोरिदम का एक्सप्लेनेशन ढूंढना पड़ेगा सेपरेटली। और ये एल्गोरिदम कौन सा यूज किया है, मतलब आपने कैसे इसको क्या प्रिंसिपल पे किया है इसको? सर प्रिंसिपल यही है कि हम चेक करते जाएंगे कि जब भी हम स्वैप कर रहे हैं, स्वैप करने के बाद वो हमारे एग्जिस्टिंग नंबर से बड़ा तो नहीं बन रहा है। अच्छा अच्छा। ये प्रिंसिपल पे हम चेक करते जाएंगे, अगर वो एग्जिस्टिंग नंबर से बड़ा बन गया तो हम लूप को उसी पॉइंट पे ब्रेक कर देंगे। अच्छा, और पर अगर इस वो बात की क्या गारंटी कि जो हम स्वैप कर रहे हैं दो एलिमेंट उन्हीं में जो मिल रहा है वही नेक्स्ट बड़ा है, बीच में भी कुछ हो सकता है ना? हाँ, तो सर वो तब तक स्वैप करते जाएगा ना जब तक कि हमें फाइनल नहीं मिल जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो ये आज मतलब आपके खत्म हो गए प्रॉब्लम्स, राइट? ये सर प्रद्युम्न के थे, प्रद्युम्न हाँ के हाँ, वही पूछे थे। प्रद्युम्न के जो आपको अभी दिए थे। तो हाँ। मेरा ख्याल है अभी के लिए तो ये ओवरडोज है, अपन यहाँ पे ब्रेक करेंगे। सर एक क्वेश्चन और बचा था, मैं मतलब वो डिस्क्रिप्शन वाला था इसलिए मैंने छोड़ा था, हाँ वो वो मैं कर दो। समझा। हाँ कर दो। तो ये एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है कि हमारी जो स्ट्रिंग्स होती हैं जावा में क्या पाइथन में भी जो स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल रहती हैं। मतलब एक बार आपने स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया तो आप उसको वापस से उस स्ट्रिंग में चेंज नहीं कर सकते, आपको नई स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी। नहीं नहीं, सोमन एग्जाम्पल से बताओ भाई। हाँ,
तो से आप ये, इसको मैं एक बार आपको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ। तो जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है a इक्वल्स टू, ये मैंने अपना नाम टाइप किया, मेरा लास्ट लेटर गलत आ गया है। तो अब मैं चाहूंगा कि मैं इसको पोजीशन चेंज कर दूं। हम लिस्ट में जैसे करते थे, जो हमारा इंडेक्स था उस पर नई वैल्यू असाइन कर देते थे, तो क्या वैसा हो सकता है? तो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये मेरा इंडेक्स आ जाएगा 5, इंडेक्स 5 पे इसको मैं तो मैंने करेक्शन के लिए इसको एग्जीक्यूट किया, बट ये आप देख सकते हैं इसने वो एग्जीक्यूशन एक्सेप्ट नहीं किया। तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल रहती है। एक बार मैंने स्ट्रिंग बना दी तो मैं उस स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर सकता। मुझे अगर कुछ भी करना है तो वो नई स्ट्रिंग के ऊपर करना पड़ेगा। ये हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए कंडीशन रहती है। तो हाँ, तो नई स्ट्रिंग पाइथन पे हो भी गया, करके जावा बता हो दो गया। कैसे होता है, नई स्ट्रिंग पे भी करके बता दो। नई स्ट्रिंग मतलब सर मुझे अलग से फिर एक स्ट्रिंग हाँ, बनानी तो उसको बी, उसको असाइन कर दो ना दूसरे को, और फिर बी में चेंज करके बता दो, और क्या। हाँ, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, पूरी स्ट्रिंग नए से बनानी पड़ेगी। मैं डायरेक्ट असाइन करके चेंज नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे पास कंडीशन आती है स्ट्रिंग में, ऐसा है। अरे तो सर ऐसा बोल क्यों रहे होता हैं है ये कि पूछेंगे ना, ए ऐसा को क्यों लेकर होता बी में शिफ्ट करो। नहीं सर, अगर मैं एक ही इम्यूटेबल होने का मतलब ये होता है, वही मैं एक्चुअली इसमें डिस्कस करने वाला ए था। की वैल्यूज लेके जो पांचवा एलिमेंट है उसको चेंज हाँ, करके बी में स्टोर करो, फिर बोलो कि ये बी स्ट्रिंग है। नहीं सर, वैसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू लेके उसको बी में बी अगर मैं ए की वैल्यू कन्वर्ट करके बी में कॉपी करता हूँ तो ए और बी सेम स्ट्रिंग हो जाएंगी। ये देखिए स्ट्रिंग मतलब जिसका रेफरेंसिंग रहती है। कि सारी सारी मत करो, पांचवा एलिमेंट चेंज कर दो। हाँ, तो सर वही मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे मैं अगर मैं एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग कोई भी लेता हूँ तो जावा में भी और पाइथन में भी सेम इम्प्लीमेंटेशन रहता है कि अगर सेम स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग वन, जो भी दोनों स्ट्रिंग है वो सेम स्ट्रिंग को पॉइंट करेंगी। तो अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो भी मुझे उसको कॉपी करना पड़ेगा नेक्स्ट एलिमेंट में, नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट एक काम वेरिएबल। करो सोमन, एक काम करो, करके बता दो सर को। ए ए है ना बे, तो फिर बी इज इक्वल टू ए असाइन कर दो, और फिर बी में चेंज करने की कोशिश करो, देखो होता है क्या। बी इज इक्वल टू ए कर दो, हाँ, तो बी अब यही इक्वल टू चाहिए था ए ना नहीं, जैन बी साहब इक्वल आपको। टू आप फर्स्ट बी एलिमेंट में ऑफ ए, असाइन करने सेकंड की एलिमेंट कोशिश ऑफ करो, ए, थर्ड बी को एलिमेंट चेंज ऑफ करने ए, की कोशिश फोर्थ एलिमेंट ऑफ ए, ऐसा। हाँ देखो, ये असाइन, ये देखो, इसको रन करो, ये भी वही एरर दे रहा सेम है। यही एरर। चाहते थे ना जैन साहब आप। नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि बी इज इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए, सेकंड एलिमेंट ऑफ ए, थर्ड एलिमेंट ऑफ ए, फोर्थ एलिमेंट ऑफ ए, फिफ्थ इज एच तो एंड सिक्स्थ सर एलिमेंट ऑफ ए। तो सर वो तो लूप करके कॉपी करना हो जाएगा, और मतलब मैं जो हम स्ट्रिंग को हम फिर भी हम स्ट्रिंग को चेंज नहीं कर पाएंगे ना। म्यूटेबिलिटी जो हमारे पास कंडीशन रहती है वो इसमें नहीं आती। अगर आप जैसा बता रहे हैं उसके लिए मुझे एक फॉर लूप बनाना पड़ेगा। आप यही बोल रहे हैं ना कि मैं फॉर लूप से सारे एलिमेंट को कॉपी करते जाऊं, और जो फाइनली मेरा रॉन्ग एलिमेंट है उस रॉन्ग एलिमेंट की जगह पे दूसरा एलिमेंट डाल दूं, जो करेक्ट एलिमेंट है वो डाल दूं। ये बोल रहे हैं ना आप? हाँ, तो हाँ, करके देख लो ना सोमन, क्या है, 2 मिनट का तो काम। तो सर वो तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, बट हमारे तो पास। बता दो ना सर को एग्जीक्यूट करके, तुम एक और लाइन इसके नीचे लाइन बनाओ, बी बी 5 के नीचे, हाँ, लाइन बनाओ। ठीक है सर, ये भी करके दिखा देता हूँ। आई इन ए के सारे एलिमेंट्स में बी हाँ, तो हमारी। वही है ना कि ऐसा करेंगे तो इट्स अ न्यू स्ट्रिंग बेसिकली, राइट? इट्स हाँ, नॉट न्यूज देंगे, वही करके बता दो ये ना, तो न्यू करके बताने स्ट्रिंग में ही क्या है। तो। दिख रहे थे यार। ये सी मैंने एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली है, और इसमें मैं एक एक करके डालते जाता हूँ। फॉर आई इन रेंज डालना पड़ेगा। नहीं नहीं, इफ आई नॉट इक्वल्स टू 5, सी
कैसे if कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ऑलरेडी आप रेंज लगा रहे हो ना। नहीं सर, वो सर ने जैसा बताया ना कि आपको वो एलिमेंट चेंज करना है, तो वो एलिमेंट की पोजीशन ले ली मैंने, उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं इफ एल्स कंडीशन से करेक्ट एलिमेंट डाल दूंगा। ठीक है करो यार, करो देखते हैं। आई और आई 5 then C plus H। तो फाइनली मेरा जो C है उसमें अपडेट हो जाना चाहिए। नीचे प्रिंट कर रहा तो सबसे, हाँ जी, तो सी प्रिंट कर रहा, इज इक्वल टू डालना पड़ेगा। हाँ हाँ, ये अभी भी टाइप एरर आ रहा है। कुछ आ रहा है, रेंज नहीं आएगा यार, वो रेंज आएगा नहीं ना, वो रेंज नहीं आएगा, वो आई इन स्प्लिट करके डाल दो। ये देखिए, नहीं तुम लेंथ डाल रहे हो, वो न्यूमेरिक नहीं हो जाएगा। हाँ ना सर, मैं न्यूमेरिक पोजीशन ले रहा हूँ ना, उसके इंडेक्सेस ले रहा हूँ मैं। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है, करके दे। जैन हाँ सर तो एग्जीक्यूट, नया स्ट्रिंग बन गया ना ये तो। हाँ, ये सी जो है वो नया स्ट्रिंग बन गया। जैसे अनूप सर बोल रहे हैं नया स्ट्रिंग बन गया, वो जैन साहब यही चाहते थे ना। जैन साहब I was on mute. Yeah. Very good. हाँ, चलो सर, यही है, तो ये तो नया स्ट्रिंग बन गया ना जैन ये साहब। अभी नया स्ट्रिंग बन गया है। अभी हाँ ए और चलेगा। बी, अपन ये सोच रहे थे ना कि नया स्ट्रिंग भी कॉपी होएगा, तो मैंने कहा इसको वैसे कॉपी कर लो और मॉडिफाई कर दो बीच में, जिसको मॉडिफाई नहीं सर, वैसे तो मॉडिफाई कर सकते, बट इम्यूटेबिलिटी का सेम स्ट्रिंग कैन पॉइंट ये नॉट बी रहता है। मॉडिफाइड। करेक्ट। हाँ, अगर आप ये जो डिस्टिंक्ट डायरेक्ट कैन नॉट बी असाइनमेंट से मॉडिफाइड, कॉपी करते हैं तो ये हो तो नहीं जाएगा, होगा, ए और बी जो है वो दोनों तो इसी सेम वैल्यू की तरफ रहेगा। पॉइंट करेंगे। जैसे ठीक बात है, इसके ठीक थ्रू बात है। समझाता हूँ मैं। गॉट इट। हाँ जैसे गॉट इट। यस, तो इम्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यही रहता है कि जैसे मैंने स्ट्रिंग बनाई है, अगर मैं उसका कॉपी भी करता हूँ तो भी ये दोनों स्ट्रिंग एक ही वैल्यू की तरफ पॉइंट करेंगे। ये देखिए, S1 स्ट्रिंग S1 है ठीक और बात स्ट्रिंग S2 है, ये दोनों अभी एक ही पॉइंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मैं अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं स्ट्रिंग 1 इक्वल्स टू स्ट्रिंग 2 डाल के फिर स्ट्रिंग 2 में चेंज कर दूंगा, तो वैसा नहीं हो पाएगा। वो वापस से इम्यूटेबल है और एरर दे देगा कि आप स्ट्रिंग में असाइन नहीं कर सकते। बट ठीक है। अगर मुझे चेंज करना है तो उसके लिए नए से वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ये जावा का सिंटैक्स है, तो इसमें न्यू तो स्ट्रिंग। इक्विवेलेंट पाइथन का ही बता दो ना, इक्विवेलेंट पाइथन का क्या होगा। इक्विवेलेंट पाइथन में सर हमें सिर्फ नए वेरिएबल को वापस से हाँ इनिशिएट करना करके देख पड़ेगा। लो, जैसे करके देख लो ना। ये ये हो गया ना, ये कर देता हूँ मैं x इक्वल्स टू, बस इस तरह से हमें नए से इनिशिएट करना पड़ेगा। जावा में मतलब वो न्यू ऑपरेटर लगता है। यहाँ पे मैंने जो नया स्ट्रिंग बनाया वो, अगर मैं मतलब डायरेक्ट असाइन करता हूँ तो वो मेरी न्यू स्ट्रिंग रह जाएगी, और अगर मैं इस तरह से कॉपी करता हूँ वैल्यू को किसी और वेरिएबल से लेता हूँ, तो वो दोनों वेरिएबल एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं। वो दोनों दो वेरिएबल अलग अलग आप कंसिडर नहीं कर सकते। ये हो जाएगा पॉइंट। हाँ मतलब ये है कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं, इसलिए चेंज नहीं कर सकते। हाँ, दैट इज व्हाट इम्यूटेबिलिटी, राइट। हाँ सर। अब ठीक है चलो। अब हमारा क्वेश्चन है कि जावा में फिर पाइथन में स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल बनाई ही क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन था मेन। तो इसके ऊपर पहले तो जो जावा क्रिएट करने वाले हैं उन्हीं का स्टेटमेंट था ये। जेम्स गॉसलिंग जिन्होंने जावा क्रिएट करी, उन्हीं का था, आई वुड यूज एन इम्यूटेबल वेर एवर आई कैन। मतलब जहां पे भी पॉसिबल हो सके वहां पे वो इम्यूटेबल डेटा टाइप को यूज करेंगे। ऐसा तो इसके इसके रीजन है कि इम्यूटेबिलिटी से हमें जो एडवांटेज मिलते हैं वो है कैशिंग, सिक्योरिटी, इजी रीयूज विदाउट रेप्लिकेशन। हम बिना रेप्लिकेट किए भी उसको रीयूज कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी डेटा टाइप रहता है जिसमें हम चेंज आ रहा है, तो हमें उसकी एक पहले कॉपी बनानी पड़ती है ताकि हमारे पास ओरिजिनल वैल्यूज रहे। अगर मैं लिस्ट में देखूं, लिस्ट जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप रहता है। अगर आप उसको चेंज करने जाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा।
तो अगर हम लिस्ट पे जाते हैं, छोटा सा लिस्ट बना लो, 3-4। हाँ, अगर ये लिस्ट में मेरे पास आती है तो अगर इस लिस्ट को मैं किसी भी फंक्शन में यूज करता हूँ, उसको चेंज करता है, मान लीजिए लिस्ट टाइम्स 2 कर दिया, तो फिर मेरी ओरिजिनल लिस्ट तो चली गई ना। ओरिजिनल लिस्ट चली गई, अब मुझे वापस से इस लिस्ट को किसी दूसरे जगह पे यूज करना है तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, a इज इक्वल्स टू ls, a में ls कॉपी कर लिया, उसके बाद ls इक्वल्स टू ls टाइम्स 2, ये हो गया। अब अगर मैं ls की वैल्यू देखूंगा तो ये ls मॉडिफाई हो गया, a हमारा ओरिजिनल है। ये होता है ये होता है म्यूटेबल डेटा टाइप। क्योंकि लिस्ट म्यूटेबल डेटा टाइप है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने ls टाइम्स 2 लगाया तो ls तो चेंज हो गया, बट अगर मुझे ls की ओरिजिनल वैल्यू चाहिए है तो फिर मुझे एक अलग से वेरिएबल में उसको कॉपी करना पड़ा। ये इसको बचाने के लिए कि हमें दोबारा से उसको नए से वेरिएबल में कॉपी ना करना पड़े ओरिजिनल, और हमें ओरिजिनल वैल्यूज को सेव करके रखना है, तो हम लोग उसमें इम्यूटेबल डेटा टाइप जो रहते हैं उसका यूज करते हैं। तो इसके रीजंस जो हैं वो उन्होंने दिए हैं। तो पहला तो ये रहता है कि स्ट्रिंग पूल, जैसा कि मैंने अभी समझाया कि मतलब वो एक ही लोकेशन को पॉइंट करते हैं, तो इससे आपकी मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ती है कि आपको मल्टीपल वेरिएबल्स जो एक ही स्ट्रिंग को रेफर कर रहे हैं उसके लिए आपको बार बार नई मेमोरी नहीं क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे अगर मैं कोई दो डेटा दो वेरिएबल्स बनाऊं जिसमें सेम डेटा है, कई बार ऐसा रहता है मैं कोड में एक ही डेटा के लिए दो अलग अलग वेरिएबल बना देता हूँ ताकि मुझे यूज में इजी रहे। क्योंकि सिंटैक्स ऑब्वियस सी बात है ना, ए बी सी डी ऐसा सिंटैक्स हर बार नहीं पढ़ सकते, हम कई बार वेरिएबल्स को एक मीनिंगफुल नेम देते हैं। अब मुझे एक प्रोग्राम में उसको एक प्रोग्राम के किसी एक सेक्शन में उसको एक नेम दिया, दूसरे सेक्शन में यूज करते समय उसको दूसरा नाम दे रहा हूँ। तो ये पॉसिबल है कि तो उसकी वजह से अगर मैं दो ऐसे वेरिएबल्स बनाऊंगा तो उसमें मुझे डबल मेमोरी लगेगी। ये जो स्ट्रिंग पूल का कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से मैं सिंगल मेमोरी में उसको कर सकता हूँ, सिंगल मेमोरी लोकेशन में मेरा काम चल जाए, तो ये मेमोरी एफिशिएंसी बढ़ाता है। अब अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूँ तो जैसे हम पासवर्ड्स वगैरह सेव करते हैं या फिर कोई इंपॉर्टेंट डेटा सेव करते हैं जो आगे चल के यूज होना है, जैसे मैंने बताया म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो हमें तो उस केस में हमें एडवांटेज मिलता है कि हमारा ओरिजिनल जो डेटा है उसको कुछ नहीं हो रहा है। अगर ओरिजिनल डेटा चेंज ही नहीं हो रहा है तो आप उसको बार बार यूज कर सकते हैं, तो वो आपको सिक्योरिटी मिलती है। अगर ये मोस्टली अगर आपने कोई स्ट्रिंग को एज अ पासवर्ड सेव किया है तो उस केस में आप यूज कर सकते हैं। ये इसके एडवांटेज है। सिंक्रोनाइजेशन होता है कि immutable objects can be shared across multiple threads running simultaneously, मतलब आप उसको अलग जो आपके प्रोसेसर रहता है उसमें उसकी प्रोसेसिंग में एडवांटेज मिलता है अगर आप उसको मल्टीपल प्रोसेसिंग के थ्रू ले जा रहे हैं। तो वो एक तो सिंगल मेमोरी लोकेशन, दूसरा वो चेंज नहीं होगा, आप एक्सेस करेंगे। अगर जो आपके सीपीयू के कोर रहते हैं अगर मल्टीपल कोर्स भी उसको एक्सेस कर रहे हैं तो भी वो सेम वैल्यू रहेगी। तो उसमें आपको सिंक्रोनाइजेशन वो वैल्यूज सेम बनी रहेंगी डिस्पाइट अगर आप मल्टीपल कोर्स से भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है तो भी वो वैल्यूज सेम बनी रहेंगी। ये आपको एडवांटेज मिलता है, मल्टीपल कोर्स से चलने पे उन वैल्यूज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हैश कोचिंग, ये जो हमारा हैश टेबल या फिर हैश मैप रहता है इसमें स्ट्रिंग्स का जनरली यूज रहता है। उनका जो एग्जीक्यूशन रहता है हैश कोड या फिर हैश टेबल का, तो उसमें यूज करने के लिए स्ट्रिंग्स बेनिफिशियल रहती है। तो इसलिए इन रीजन से स्ट्रिंग को जावा में या फिर पाइथन में जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप बनाया गया है ताकि आप उसको चेंज ना कर सकें। चेंज नहीं करेंगे तो आपको ये सारे एडवांटेजेस मिलेंगे।